क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय बाल नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी। तो देखिए, अगर राष्ट्रीय बाल नीति की बात करें तो भारत में इसे किस वर्ष में अपनाया गया था। इसको अपनाया गया था 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की नियुक्ति के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, कोई भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है या सहायिका होती है, इनकी नियुक्ति के लिए न्यूनतम अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, आईसीडीएस के हितग्राही होते हैं। तो आईसीडीएस के हितग्राही कौन कौन होते हैं। किशोरी बालिका भी होती हैं, गर्भवती और शिशुवती माताएं होती हैं, 0 से 6 वर्ष के बच्चे, ये सभी आईसीडीएस के हितग्राही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल जनसंख्या में आईसीडीएस के हितग्राहियों का आदर्श अनुपात दिया गया है, वह कौन सा है। यानी कि जो आईसीडीएस है उसके हितग्राहियों का जो अनुपात है वह क्या है। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0 से जो 1 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं उनका जो प्रतिशत है वो कितना होना चाहिए, 3% होना चाहिए। और जो गर्भवती शिशुवती माताएं हैं उनका जो प्रतिशत है वो कितना होना चाहिए, 4% होनी चाहिए। और 1 से 3 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं इनका कितना होना चाहिए, इनका होना चाहिए 6%। और 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों का कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 8%। तो देखिए, ये वाला याद रखिएगा, 0 से 1 वर्ष तक की आयु के बच्चों का जो प्रतिशत है वो याद रखिएगा 3%। फिर उसके बाद गर्भवती और शिशुवती माताएं आ जाएंगी तो उनका क्या हो जाएगा, 3 से 1 बढ़ाएंगे 4%। अब 0 से 1 वर्ष का हमने देख लिया। अब 1 से 3 वर्ष का क्या हो जाएगा, 1 से 3 वर्ष का 4 में 2 जोड़ दीजिए तो 6% आ गया। अब 3 से 6 वर्ष तक का हमको देखना है तो फिर इसमें 2 जोड़ दिए तो 8% आ गया। इस तरीके से याद रखने के लिए हम लोगों ने ऐसा एक बार देख लिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्य करती हैं। तो जो आंगनबाड़ी केंद्र होती हैं उनमें जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्य करती हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है वो क्या करती है, अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करती है, बच्चों का वजन लेकर ग्रोथ चार्ट भी भरती हैं और पूरक पोषण आहार वितरण भी यही करती हैं। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के ये सब क्या हो जाएंगे, उनके कार्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा दी जाने वाली पूरक पोषण आहार में कैलोरी एवं प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जो आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा पूरक पोषण आहार वितरित किया जाता है उनमें जो कैलोरी और प्रोटीन होती है वो कितनी मात्रा यहाँ पर होनी चाहिए। तो देख लेते हैं, ये सभी सही हैं। तो जो 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, 6 माह से स्टार्ट हो जाता है पूरक पोषण आहार देना। तो 6 माह से 6 वर्ष तक के जो सामान्य बच्चे हैं इनको कितनी कैलोरी दी जानी चाहिए, 300 कैलोरी दी जानी चाहिए। और प्रोटीन की जो मात्रा है वो कितना होना चाहिए, 8 से 10 ग्राम। वही अब सामान्य का हमने देख लिया। अब देखते हैं गंभीर कुपोषित बच्चे, इनको जो कैलोरी है ये जस्ट इसका डबल हो जाएगा, 300 कैलोरी, और प्रोटीन भी इसके डबल हो जाएंगे यानी कि 16 से 20 ग्राम देना चाहिए। और जो गर्भवती और शिशुवती माताएं हैं इनको कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए, 500 इनकी कैलोरी होनी चाहिए। और जो प्रोटीन होनी चाहिए वो कितना हो चाहिए, 20 से 25 ग्राम। तो इस तरीके से याद रखना है, 6 माह से 6 वर्ष तक के जो सामान्य बच्चे हैं उनको 300 और 8 से 10 ग्राम। ठीक, और कुपोषित के लिए गंभीर जो कुपोषित है इनका जस्ट डबल कर दीजिएगा। और जो गर्भवती और शिशुवती माताएं हैं इनको 500 ग्राम और 20 से 25 ग्राम प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की नियुक्ति की जाती है। तो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती हैं और सहायिका होती हैं उनकी जो नियुक्ति की जाती है वो किस पर की जाती है। तो उनको मानदेय दिया जाता है, उनकी कोई निश्चित वेतन नहीं होता, उनको सिर्फ मानदेय पर रखा जाता है। नेक्स्ट है, आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा किया जाता है। तो आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन न्यूनतम कितनी अवधि में होना चाहिए। तो जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं जिनको संचालित करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती हैं, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को डेली न्यूनतम कितनी अवधि तक अपने आंगनबाड़ी केंद्र को संचालित करना चाहिए। तो ये हो जाएगा 4 से 5 घंटा डेली इनको ये आंगनबाड़ी केंद्र को संचालित करना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन लक्ष्मी योजना के संबंध में क्या सही नहीं है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्या सही नहीं है पूछा है, आपको नेगेटिव यहाँ पर ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी। यानी कि देखिए यहाँ पर योजना के अंतर्गत प्रत्येक बालिका को विवाह हेतु एक निश्चित रकम की एफडी करवाई जाती है, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर कोई भी एफडी करवाई नहीं जाती है। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं कि धन लक्ष्मी जो योजना है इसके संबंध में कौन सा सही है, क्योंकि जो डी है वो तो गलत हो गया, यानी कि ये धन लक्ष्मी योजना के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस योजना के अंतर्गत बालिका का जीवन बीमा कराए जाने का भी प्रावधान है, तो बिल्कुल सही है। जो धनलक्ष्मी योजना है इसमें बालिका का जो जीवन बीमा है वो करवाया जाता है। नेक्स्ट, कन्या के जन्म, टीकाकरण और शिक्षा में योजना अंतर्गत नगद राशि दिए जाने का प्रावधान है, तो ये भी बिल्कुल बात सही है। धनलक्ष्मी जो योजना होती है उसके अंतर्गत कन्या के जन्म, उसके टीकाकरण और शिक्षा में योजना अंतर्गत नगद राशि दिए जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट, योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या पर नियंत्रण एवं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, तो बिल्कुल सही बात है। धनलक्ष्मी योजना के अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या पर नियंत्रण पाना और बालिका की जो शिक्षा है उसको बढ़ावा देना, ये तीनों ही बातें धनलक्ष्मी योजना के अंतर्गत आती हैं। लेकिन धनलक्ष्मी योजना के अंतर्गत ऐसा बिल्कुल भी नहीं कराया गया है कि किसी भी बालिका के विवाह के लिए एफडी करवाई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ महिला कोष के द्वारा संचालित योजना नहीं है, तो छत्तीसगढ़ महिला कोष है जिसके द्वारा कुछ यहाँ पर योजना संचालित की जाती हैं, तो इनमें से ऐसी कौन सी योजना है जिसको छत्तीसगढ़ महिला कोष के द्वारा संचालित नहीं करवाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना, तो कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत यहाँ पर एक तरीके से कौशल यहाँ पर सिखाया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है, तो यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत यहाँ पे इसको चलाया जाता है। दूसरी बात कही गई है सक्षम योजना, तो सक्षम योजना भी छत्तीसगढ़ महिला कोष के द्वारा यहाँ पर संचालित किया जाता है। स्वावलंबन योजना, ये भी छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा संचालित योजना है। नवाभियान योजना, ये छत्तीसगढ़ महिला कोष के द्वारा संचालित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना के अंतर्गत पात्र यौन उत्पीड़ित एवं HIV पीड़ित महिलाओं को व्यक्तिगत ऋण कितने प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जा सकता है। तो जो छत्तीसगढ़ महिला कोष है इसके द्वारा ऋण योजना भी रखा गया है, तो ये ऋण किसको देते हैं, जो यौन उत्पीड़ित होते हैं और HIV पीड़ित होते हैं, इन महिलाओं को व्यक्तिगत ऋण जो है वो दिया जाता है। तो कितने % ब्याज पर इनको दिया जाता है, तो इनको दिया जाता है 3% ब्याज पर ऋण जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के किन जिलों में कामकाजी महिलाओं के लिए महिला हॉस्टल का संचालन हो रहा है, तो यहाँ पर दिसंबर 2021 तक ये बात कही जा रही है। तो छत्तीसगढ़ के किन जिलों में महिला हॉस्टल यहाँ पर संचालित हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, रायपुर, बिलासपुर और धमतरी, रायगढ़। ठीक है, रायपुर, बिलासपुर और धमतरी, रायगढ़ में कामकाजी जो महिलाएं हैं उनके लिए हॉस्टल का संचालन हो रहा है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य में वजन त्योहार का आयोजन सर्वप्रथम 2012 में किस दिवस को हुआ था। तो सबसे पहले बात यह क्वेश्चन यही बन जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में वजन त्यौहार कब से मनाना आरंभ हुआ था। तो हम क्या बताएंगे, 2012 से यहाँ पर छत्तीसगढ़ में वजन त्यौहार को मनाना जो है वो प्रारंभ हुआ था। और ये किस दिवस को पहली बार मनाया गया था, तो जब 2012 में वजन त्यौहार मनाया गया तो कब मनाया गया था, 6 जून को मनाया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में आंगनबाड़ी केंद्र भवन का रंग रोगन मुख्य रूप से किस रंग में दर्शित होता है। तो अगर आपने भी आंगनबाड़ी केंद्र देखा होगा तो इसका आंसर बता सकते हैं कि जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्र हैं उस भवन को किस रंग में रंगा जाता है, तो वो हो जाएगा पीले रंग में रंगा जाता है। और देखिए ये रंग जो आता है हमारी आँखों के लिए भी थोड़ा ठीक होता है देखने के लिए, तो ये भी पीला रंग यहाँ पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ,
छत्तीसगढ़ शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य में घटते बाल लिंगानुपात तथा बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच बढ़ाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो हमारे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग जो है, देखिए जितने भी महिलाओं के लिए जो भी चीज़ करनी है वो महिला एवं बाल विकास जो विभाग है वो करती हैं, किनके द्वारा? आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा। तो यहाँ पर महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा राज्य में जो घटते बाल लिंगानुपात है और महिलाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच बढ़े, इसके लिए उनके द्वारा नोनी सुरक्षा योजना चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग के राज्य मध्य से संचालित योजनाएं निम्न में से कौन सी है? यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में महिला एवं बाल विभाग के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? तो देखिए, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, ये भी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में चल रही है। सामुदायिक सहभागिता, महतारी जतन योजना, नोनी सुरक्षा योजना, ये सारी ही योजनाएं जो हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में चल रही हैं, किनके द्वारा? महिला एवं बाल विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत मुख्य रूप से कुपोषित और एनीमिक जितने भी बच्चे हैं, इनके कितने बच्चों को 2020-21 में परामर्श संबंधी सेवा प्रदान की गई है? तो देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री जो सुपोषण अभियान है, इसके अंतर्गत 2020-21 में परामर्श संबंधी कितनी यहाँ पर सेवाएं जो प्रदान की गई है, वो 3,27,000 जो बच्चे हैं कुपोषित और एनीमिक हैं, इतने बच्चों को यहाँ पर सुविधा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोनी सुरक्षा योजना के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को कितनी राशि प्रतिवर्ष विनियोजित की जाती है? तो नोनी सुरक्षा योजना यहाँ पर क्यों चलाया जाता है? महिलाओं के जो भी शिक्षा है उसको आगे बढ़ाया जाए और उनमें जो समाज में जो सकारात्मक सोच उनके प्रति लाया जाए, इसके लिए नोनी सुरक्षा योजना चलाया जाता है। और जिसके तहत एक जो है राशि भारतीय जीवन बीमा में उनके लिए सुरक्षित रखा जाता है। तो कितनी राशि दी जाती है प्रतिवर्ष? तो प्रतिवर्ष 5,000 रुपये यहाँ पर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर कितनी थी? तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य जो सर्वेक्षण हुआ था उसमें 2015-16 की बात करें, तब छत्तीसगढ़ में जो कुपोषण की दर थी वो कितनी थी? 37.7% थी उस टाइम पे। नेक्स्ट, महतारी जतन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को घर ले जाने हेतु कितने ग्राम का रेडी टू ईट साप्ताहिक पैकेट दिया जाता है? तो यहाँ पर साप्ताहिक यानी कि सप्ताह में 6 दिन होते हैं और प्रतिदिन कितने यहाँ पर इनको पैकेट दिया जाता है? प्रतिदिन, तो देखिए क्या हो जाएगा, प्रतिदिन इनको 75 ग्राम का पैकेट दिया जाता है और सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 6 दिन होते हैं। तो 6 दिन के लिए यहाँ पर गुणा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? 450 ग्राम। तो पूरे सप्ताह में इनको कितना दिया जाता है? 450 ग्राम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि जो किशोरी बालिकाएं हैं, इनके योजना के अंतर्गत गैर पोषण आहार घटक के अंतर्गत निम्न में से कौन सी सेवाएं दी जाती है? तो सभी हितग्राही बालिकाओं का माह में कम से कम एक बार सामान्य स्वास्थ्य जांच किशोरी दिवस के दिन किया जाता है। दूसरी बात यहाँ पे कह रही है कि आंगनवाड़ी केंद्र में ICDS एवं स्वास्थ्य कर्मियों, NGO, CBO के फील्ड ट्रेनर के माध्यम से पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारियाँ दी जाती है। नेक्स्ट बोल रहा है कि उपयोगी सार्वजनिक सेवाओं जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, पंचायती राज संस्थाएं व थाना इत्यादि का भ्रमण एवं प्रतिनिधियों से चर्चा करवाना। तो ये सभी है जो पॉजिटिव बातें हैं और सभी जो है किशोरी बालिकाओं की योजना के अंतर्गत आती हैं। तो ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपनी कॉमन सेंस के हिसाब से ऑप्शन पढ़ने के बाद तो पता चल जाएगा कि ये सही, कोई भी बात नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव अगर उसमें लिखी गई है तो वो बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किस अधिनियम के अनुसरण के संदर्भ में प्रारंभ की गई है? तो यहाँ पर बात करें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, तो इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार यहाँ पर प्रारंभ की गई थी।
नेक्स्ट, एकीकृत बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत संचालित राज्य के बाल संप्रेषण गृह में जनवरी 2021 की स्थिति में कितने बालक अभी निवासरत हैं? तो एकीकृत बाल संरक्षण योजना चलाया जा रहा था छत्तीसगढ़ में, जिसके अंतर्गत बाल संप्रेषण गृह में जनवरी 2021 की बात करें तो कितने बालक निवासरत हैं? तो यहाँ पर 247 बालक यहाँ पर अभी निवासरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय बालिकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के प्रावधान के तहत विधि विवादित बच्चे तथा देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए निम्न में से कौन से संस्थागत देखरेख कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं? तो क्या हो जाएगा? बाल संप्रेषण गृह भी है, विशेष गृह भी है, सुरक्षित स्थान भी है। तो ये सभी जो है बाल के लिए, बालकों के संरक्षण के लिए रखा गया है किशोर न्याय के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1 जुलाई 2019 से मिनी आंगनबाड़ी सहायिका को दिए जा रहे कुल मानदेय में राज्य शासन का कितना अंश होता है? तो देखिए, इसकी बात करें तो टोटल जो मिनी आंगनबाड़ी सहायिका होती है, इनको टोटल जो है 4,500 यहाँ पर दिया जाता है। तो जिसमें से क्या हो जाएगा, 2100 रुपये तो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है और 2400 रुपये राज्य शासन के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर राज्य शासन का पूछा है तो हम क्या लगाएंगे? 2400 रुपये लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बड़ा है, हम लोग पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के लिए हितग्राही की पात्रता निम्न में से कौन सा आवश्यक नहीं है, ये पूछा है। तो हम लोग पहले देख लेंगे कि जो मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना होता है उसके लिए कौन कौन सी हितग्राही के लिए पात्रता होनी चाहिए, फिर हम लोग जो आवश्यक नहीं है उसको देख लेंगे। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ है कि कन्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की हो। तो बिल्कुल सही है, कन्यादान विवाह उन्हीं लोग के लिए है जो कन्या गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रही हैं। दूसरी बात, कन्या की आयु 18 वर्ष एवं लड़के की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, कन्या की आयु जो होती है एक वयस्क होना चाहिए। तो वयस्क कब कहलाएंगे? जब 18 वर्ष से अधिक हो जाएंगे। तो और लड़के की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष से अधिक विवाह के लिए। नेक्स्ट है, कन्या को छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य है। तो बिल्कुल सही है, अगर कन्या छत्तीसगढ़ की निवासी है तभी उसको ये योजना का लाभ हो सकता है। और एक परिवार की अधिकतम 2 कन्या तक इसका प्रावधान है। तो बिल्कुल सही है, एक परिवार में अधिकतम से अधिकतम 2 कन्याओं को इसका लाभ मिल सकता है। कन्या के प्रथम विवाह पर ही इस योजना का लाभ और कन्या के पहले विवाह पर ही इस योजना का लाभ होगा, लेकिन अधिकतम 2 लोग को यहाँ पर दिया जा सकता है। और सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने पर, हाँ आप सामूहिक विवाह में सम्मिलित हो रहे हैं तभी। और वर लड़का भी छत्तीसगढ़ का निवासी हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वर लड़का छत्तीसगढ़ से बाहर भी कभी हो सकता है, लेकिन लड़की को जो है छत्तीसगढ़ का ही निवासी होना ज़रूरी है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा संचालित कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में कितने रुपए तक का व्यय किया जा सकता है? तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर छत्तीसगढ़ महिला कोष की बात चल रही है। तो छत्तीसगढ़ महिला कोष के द्वारा यहाँ पर कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना चलाया जाता है। पहला क्वेश्चन बनता है कि कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना किसके अंतर्गत चलाया जाता है? तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़ महिला कोष के द्वारा यहाँ पर चलाया जाता है। अगर वो कार्यक्रम, वो प्रशिक्षण को 3 दिन तक करना चाह रहे हैं तो उसके लिए छत्तीसगढ़ महिला कोष के द्वारा इस 3 दिवस के प्रशिक्षण के लिए अधिकतम कितने रुपए तक वो व्यय कर सकते हैं? तो 10,500 रुपये यहाँ पर व्यय कर सकते हैं। ठीक, अधिकतम यहाँ पर बाउंडेशन होता है कि कोई भी कार्यक्रम को आप कितने रुपए में संचालित कर सकते हैं। तो जो छत्तीसगढ़ में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण होता है इसमें आप 10,500 रुपये खर्च कर सकते हैं 3 दिन के प्रशिक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ सहभागिता एवं समाज कल्याण गतिविधि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में राज्य समाज कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है, जिसकी प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर देखिए, महिलाओं के कल्याण और विकास और उनके सशक्तिकरण के लिए एक गैर सरकारी संगठन है। कौन सा?
समाज कल्याण जो क्या करती हैं, सहभागिता एवं समाज कल्याण गतिविधि को बढ़ावा देती हैं, इनका उद्देश्य है। तो समाज कल्याण बोर्ड जो है इसका गठन किया गया है और ये समाज कल्याण बोर्ड के जो गठन है इसकी प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, श्रीमती विनोदिनी मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना है। तो मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना एक तरीके से किस प्रकार की योजनाएं हैं, तो ये जो हो जाएगी राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन सी बातें सही हैं। तो देखिए, कन्या को देय सहायता सामूहिक विवाह में ही प्रदान किया जाएगा, तो बिल्कुल सही बात है। हमने क्वेश्चन किया था, वहाँ भी देखा था कि जो कन्यादान विवाह होता है उसमें कन्या को सामूहिक विवाह है उसमें पार्टिसिपेट करना जरूरी है। दूसरा, सहायता राशि का नगद भुगतान नहीं किया जाएगा। तीसरा, विवाह संबंधित परिवार की सामाजिक धार्मिक रीति अनुसार संबंध कराए जाएंगे। तो ये सारी बातें सही है। नेक्स्ट, किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ कब हुआ था। किशोरी शक्ति योजना कब स्टार्ट हुई थी, 1/11/2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कन्यादान विवाह के लिए कौन कौन सी बातें यहाँ पर सही होनी चाहिए उसको देख लेते हैं। पहली बात लिखी गई है, सामान्यतः 10 से कम जोड़ों का सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे, यानी कि 10 ही जोड़े प्रेजेंट है तो वहाँ पर सामूहिक विवाह नहीं कराया जा सकता, 10 से अधिक जोड़े प्रेजेंट होना ज़रूरी है। दूसरी बात, विवाह आयोजन स्थल का चयन समिति द्वारा किया जाएगा। तीसरा लिखा हुआ है कि स्वयंसेवी संस्थाओं एवं दानदाताओं द्वारा विवाह में आर्थिक सहायता दी जा सकती है। तो सारी बातें बिल्कुल सही हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना छत्तीसगढ़ राज्य में कब से लागू की गई है। तो राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना हमारे छत्तीसगढ़ में कब से चल रही है, तो ये 2010-11 से स्टार्ट हुई है और तभी से ये चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरी शक्ति योजना के हितग्राही कौन कौन होते हैं। तो किशोरी शक्ति योजना के लिए हितग्राही कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 11 से 18 आयु वर्ग के प्रति जो परियोजना चयनित होंगे और कितने होंगे, 300 लोगों को यहाँ पर चयनित किया जाएगा और उनकी आयु क्या हो जाएगी, 11 से 18 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किशोरी शक्ति योजना निम्न में से कौन सी योजना है। तो किशोरी शक्ति योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है, तो केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है ये। नेक्स्ट, किशोरी शक्ति योजना का यहाँ पर मुख्य उद्देश्य बताना है क्या है। तो चलिए देखते हैं कि पॉइंट करके। पहला क्या लिखा हुआ है कि 11 से 18 आयु वर्ग की किशोरी बालिकाओं को किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक मानसिक बदलाव के संबंध में जानकारी देना एवं इन परिवर्तनों के लिए मानसिक रूप से तैयार करना। तो ये भी किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत आता है। 11 से 18 वर्ष की आयु जो किशोरी होती हैं उनमें किशोरावस्था के दौरान बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो उससे कैसे मानसिक रूप से तैयार होना है इसके बारे में उनको बताया जाता है। दूसरा, किशोरी बालिकाओं को आंगनबाड़ी केंद्र से संबंध कर गर्भावस्था की देखभाल, सुरक्षित मातृत्व, शिशु देखभाल, बच्चों की कुपोषण के संबंध में प्रशिक्षित करना। हाँ, तो ये भी बिल्कुल सही है। जो किशोरी बालिकाएं होती हैं इनको आंगनबाड़ी से संबंध कर जो भी गर्भावस्था होती है इसमें कैसे देखभाल करनी चाहिए और जो शिशु होते हैं उनका कैसे देखभाल करना चाहिए और बच्चे अगर कुपोषण है तो उनको कैसे यहाँ पर करना चाहिए। तो यह सब जानकारियाँ दी जाती है। किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाने एवं स्वयं के स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता के संबंध में जागरूक रहना और आत्मनिर्भर बनाना। तो यह सभी बातें किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत आती हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को निम्न में से कौन सी जानकारी प्रदान की जाती है।
तो लघु व्यवसायिक गतिविधियों का प्रशिक्षण, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, भावी जागरूक माता के बारे में जानकारी। तो ये सारी बातें सही है। ये सारी जो है चीज़ बताया जाता है किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में किशोरी दिवस कितनी बार आयोजित किए जाते हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य में किशोरी दिवस यहाँ पर 4 बार आयोजित की जाती हैं। यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, तो क्या हो जाएगा ईयर में, एक ईयर में 4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा साधारणतः अनुदान नियम के अनुसार सहायक अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो महिला एवं बाल विकास विभाग है, इसके द्वारा जो अनुदान के नियम होते हैं वो कितने पर स्वीकृत होनी चाहिए? तो देखिए, जो अनावर्ती लागत है इसका 75% या वास्तविक जो भी कम होता है, या आवर्ती लागत का अधिकतम 90% या वास्तविक जो भी कम हो। तो जो अनावर्ती है उसका 75% या जो कम होगा, और आवर्ती के लिए अगर होगा तो 90% या उससे कम। ठीक, तो बिल्कुल सी ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा। दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट है, विभाग किन गतिविधियों के लिए अनुदान दे सकता है? तो विभाग जो है महिला कल्याण गतिविधि के लिए, बाल कल्याण गतिविधि के लिए और महिला एवं बच्चों के कल्याण के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य एवं विविध कार्य हेतु, इन सभी चीज़ के लिए विभाग क्या है, इनके लिए अनुदान दे सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुदान स्वीकृत कर सकता है। जो अनुदान है वो स्वीकृत कर सकता है कौन गतिविधियों में? तो देखिए, जो नवीन प्रस्ताव या नवीन गतिविधि होते हैं, राज्य शासन के द्वारा किया जाता है और जिला अधिकारी 1 लाख तक इस अनुदान को स्वीकृत कर सकता है। और आयुक्त पूर्ण शक्तियाँ, ये जो हैं, ये सभी अनुदान जो है वो स्वीकृत कर सकती हैं इन सारी कंडीशन में। नेक्स्ट है, आवर्ती अनुदान किन कार्यों के लिए दिया जा सकता है? तो हमने देखा था अनावर्ती और आवर्ती अनुदान। तो आवर्ती अनुदान किन कार्यों के लिए दिया जाता है? तो आवर्ती अनुदान जो है वर्तमान गतिविधि की व्यवस्था के लिए, वर्तमान गतिविधि के विस्तार के लिए और नई गतिविधि प्रारंभ करने के लिए, इन्हीं तीनों के लिए आवर्ती अनुदान दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संस्था की मान्यता रद्द कर दी जाती है तो क्या होगा? संस्था को प्रदायिक अनुदान वसूल कर ली जाएगी, या फिर संस्था को शेष अनुदान राशि प्रदान की जाएगी या अव्यवस्थित राशि वसूल की जाएगी। तो यदि किसी संस्था की मान्यता अगर रद्द कर दी गई है तो उसमें जो अव्यवस्थित राशि है उसको वसूल कर ली जाएगी। नेक्स्ट है, इंदिरा महिला कोष, जिसे अब छत्तीसगढ़ महिला कोष के नाम से जाना जाता है, तो इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 2 फरवरी 2002 में इंदिरा महिला कोष, जिसे कि अब छत्तीसगढ़ महिला कोष के नाम से हम जानते हैं, इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं के आर्थिक सामाजिक विकास संबंधी कार्य हेतु छत्तीसगढ़ महिला कोष का पंजीयन किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास संबंधी जो भी कार्य होते हैं उसको छत्तीसगढ़ महिला कोष के पंजीयन किस अधिनियम के तहत किया जाता है? तो यहाँ पर जो पंजीयन होता है वो छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत यहाँ पर पंजीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ महिला कोष का अध्यक्ष कौन होता है? तो छत्तीसगढ़ जो महिला कोष है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? महिला एवं बाल विकास विभाग का जो मंत्री पदेन होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ महिला कोष के संचालक मंडल का बैठक आयोजित होना चाहिए। तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ महिला कोष है इसके जो संचालक मंडल होते हैं इनकी जो बैठक होती है इसको प्रत्येक 3 माह में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ महिला कोष का संचालन मंडल आम सभा की बैठक का जो कोरम होता है, गणपूर्ति होती है, वो कितनी होनी चाहिए? अगर छत्तीसगढ़ महिला कोष की बैठक हो रही है तो वहाँ पर जितने भी सदस्य प्रेजेंट हैं तो उनमें जो संचालन मंडल है और आम सभा जो बैठक है उनमें जो कोरम होना चाहिए वो 1/3 से अधिक ही होनी चाहिए।
नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ महिला कोष का कार्यपालक निदेशक या संचालक कौन होता है। तो छत्तीसगढ़ महिला कोष जो है इसके कार्यपालक या निदेशक कौन होते हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग के जो संचालक होते हैं वही इसके कार्यपालक निदेशक या संचालक होते हैं। देखिए एक बात यहाँ पर गढ़ पूर्ति क्या होती है उसके बारे में बता देती हूँ। जो कोरम होती है, गढ़ पूर्ति होती है, वो एक मिनिमम संख्या होती है जिसके जितनी होनी ही चाहिए किसी भी बैठक को संचालित करने के लिए। मान लीजिए संचालक मंडल में टोटल 30 लोग हैं, अगर 30 में से 1/3 यानी कि 10 लोग प्रेजेंट हैं तभी वो बैठक मतलब मान्य होगी। तो इतना गढ़ पूर्ति का मतलब होता है कि उतने लोगों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ महिला कोष के गठन का प्रमुख जो उद्देश्य है वो क्या है। जो छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन किया गया था उसको गठन करने का उद्देश्य क्या था। तो देखिए हम लोग देखते हैं महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक प्रयास करना तथा समूह गठन आदि, महिला कल्याण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना, महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए गतिविधि का संचालित करना। नहीं, देखिए यहीं पे गलत हो जाता है। इसका उद्देश्य क्या था, महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक प्रयास करना और यथा समूह गठन करना। ये बिल्कुल सही है, यही जो है छत्तीसगढ़ महिला कोष के गठन का उद्देश्य था। नेक्स्ट है केंद्र शासन द्वारा संचालित यह योजना वर्ष 2010-11 से राज्य के धमतरी व बस्तर जिलों में संचालित है। तो कौन सी ऐसी योजना है जो 2010-11 से ही हमारे छत्तीसगढ़ के धमतरी और बस्तर जिलों में संचालित है। तो ये क्या हो जाएगी, इंदिरा गांधी मातृत्व लाभ योजना। ये कब से चल रही है, 2010-11 से चल रही है। कौन से जिलों में, धमतरी और बस्तर में।